मैं चेयरमैन जीएसएन फ्रीडम मूवमेंट सोहेल अबड़ो आके जो है जंग जंग जंगा पंजाब तो सा जंगा पलीत पेर कर परे ही धरती मुंजो नंगा ई सिंधड़ी मुंजो नंगा। दोस्तों साथियों, जीएस हिंदू देश जीएस आई जीएम सैद अरसा दराज कोई भी आवाज नहीं है, सूली सजाओ हम हैं इस दौर के मंसूर। मोहतरम साथियों, दोस्तों, मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपने मसरूफ़ ज़िंदगी से कीमती लम्हे निकाल कर हमारे अजीम रहबर को खिराज अकीदत पेश करने के लिए इस प्रोग्राम में शिरकत की। मैं बलोच भाइयों का, साथियों का, पख्तून दोस्तों का, कश्मीरी दोस्तों का और जितनी अप्रेस नेशंस यहाँ पे आई हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो खुद भी इसी जुल्म और जबर का शिकार हैं जो इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं। साथ ही में मैं अपने सिंध के भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने कौमी मफाद को समझते हुए इस प्रोग्राम में अपनी शिरकत को यकीनी बनाया। मेरे अजीज दोस्तों, हमने ये प्रोग्राम साईं जीएम सैद को याद करने और सिंधु देश का मुकदमा उजागर करने के लिए मुनक्किद किया है। मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ कि 1843 में अंग्रेज़ों के सिंध पर हमले से कबल सिंध एक आज़ाद रियासत थी। 1843 से 1848 तक गवर्नर सर चार्ल्स नेपियर के दौर में सिंध की अलहदा हैसियत बरकरार रही, लेकिन 1848 में सिंध को बम्बई प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना दिया गया। इस इक़दाम के खिलाफ तहरीक चली। हम इसे सिंध को बम्बई से आज़ादी की तहरीक कहते हैं, जो कि 1935 के ऑल इंडिया एक्ट की मंजूरी के बाद 1936 में सिंध को दोबारा अलग सूबे बनाए जाने पर कामयाब हुई। मैं आवाज़ बुलंद करके कहना चाहता हूँ ताकि मेरे सच की गूंज पंजाबिस्तान के ऐवानों की दीवारों पर भी कांप उठे। मैं एक आज़ादी पसंद इंसान हूँ और सिंधी कौम के एक हकीकी नुमाइंदे की हैसियत से इस फाशिस्ट रियासत पाकिस्तान से खुलेआम बेजारी का ऐलान करता हूँ। जो हमारी ज़मीन से तो प्यार करता है मगर हमारे लोगों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे दोस्तों, हम सिंधी एक कदीम तहजीब के वारिस हैं। हमारा जिक्र कदीम हिंदू सहीफों यानी वेदों में भी मिलता है और महाभारत में भी। राजा जयद्रथ जो कौरों का बेनोई था, दरअसल सिंधु राज जयद्रथ था। हम तारीखी लिहाज से हजारों साल से अपने वतन के नाम पर पहचाने जाते हैं। हमारी ज़बान, हमारा कल्चर, हमारा तहजीब और वो मुकद्दस दरिया सिंधु जिसकी वजह से हमें सिंधी कहा जाता है, ये सब हमारी शनाख्त की जड़ें हैं। मोहतरम सामीन, जैसा कि आप सब बखूबी वाकिफ हैं, जदीद सिंधी कौम परस्त नजरिए के बानी साईं जीएम सैद की आज बरसी है, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि आपको उनके सियासी ज़िंदगी का मुख्तसर मगर जामे खाका पेश करूँ। 27 अप्रैल 1921 को जब महात्मा गांधी
सिंध के दौरे पर आए तो सन रेलवे स्टेशन पर इनकी मुलाकात साईं जीएम सैयद से हुई। इस मुलाकात में महात्मा गांधी जी ने साईं जीएम सैयद को खादी पहनने की तजवीज़ दी, जिस पर साईं जीएम सैयद ने फौरी अमल किया। ये वो वक्त था जब साईं अभी नाबालिग थे और इनकी आबाई ज़मीन और जायदाद कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स के तहवील में थी, जहां से इन्हें माहाना वजीफा मिलता था जिससे घर का खर्च चलता था। इस मुलाकात के बाद साईं ने कम उम्री में ही सियासत में फाल हिस्सा लेना शुरू कर दिया। सिंध के इस वक्त के कमिश्नर सर थॉम्स ने इन्हें कोटड़ी तलब करके कहा, जिस तहरीक में आप शरीक हो रहे हैं वो ताज बरतानिया के खिलाफ है, लिहाजा अपना किबला दुरुस्त करें वरना परेशानी में पड़ सकते हैं। लेकिन साईं जीएम सैयद ने अंग्रेज हुकाम को साफ जवाब दिया और अपनी सियासी सरगर्मियां बिलखौफ जारी रखी। 1930 में साईं जीएम सैयद ने जमशेद नसरवांजी मेहता के साथ मिलकर हारी कमेटी की बुनियाद रखी, जिसका मकसद टेनेंसी एक्ट की बहाली और बटाई यानी आधी पैदावार किसान को देना जैसे कवानीन का नफाज था। 1931 में साईं जीएम सैयद की मुलाकात खान अब्दुल गफ्फार खान से हुई। साईं के मुताबिक खान साहब पख्तूनों के सच्चे लीडर थे और इनके सियासी नजरे और जदोजहद से मुतासर होकर 1933 में साईं जीएम सैयद ने सिंध पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, जिसके लीडर सर शाहनवाज भुट्टो, डिप्टी लीडर खान अब्दुल गफ्फार, अल्लाह बख्श और मीरा मोहम्मद शाह को मुकर्रर किया गया। 1936 में साईं जीएम सैयद ने सिंध इत्तेहाद पार्टी कायम की, जो कि पंजाब के यूनिसेट पार्टी के तर्ज पर एक गैर फिरकवाना सियासी जमात थी। इसके सदर अब्दुल्ला हारून बने। 1937 के सूबाई इंतखाबात में इस पार्टी ने 60 में से 34 सीटें जीती, जबकि बाकी नशस्तें कांग्रेस, आज़ाद उम्मीदवार और दीगर जमातों में तकसीम हुई। इखलाकन हुकूमत सिंध इत्तेहाद पार्टी को बनानी चाहिए थी, मगर अंग्रेज़ों ने आज़ाद उम्मीदवार खरीद करके मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी को हुकूमत दे दी और साईं जीएम सैयद को अपोजिशन का किरदार अदा करना पड़ा। ये वही सियासी चालें थी जो आज भी पाकिस्तान में दोहराई जाती हैं। मैं यहाँ साईं जीएम सैयद का एक खत पेश करना चाहता हूँ, जो इन्होंने इस वक्त की कांग्रेस सिंध के सदर चौधराम गदवानी को लिखा। ये आपकी खिदमत में तीसरा खत है और ये कांग्रेस ही है जिससे मैंने सूबे सिंध का रोशन मुस्तकबिल वाबस्ता किया है। अगर आज मैं इस जमात की मुखालफत पर आमादा हूँ तो मकसद सिर्फ इतना है कि ये राह रास्त पर आ जाए। कांग्रेस में हर आम और खास के लिए यकसा मुकाम होना चाहिए, ना कि चंद सरमादारों को जागीर बन जाए। मैं चाहता हूँ कि ये तंजीम शख्सी और असर रसूख और गुरोही मफादात से बुलंद हो। ये खत मैंने आपको तंग करने के लिए नहीं लिखा। खुदा आपको समझ दे कि हकीकतों से रोशनास हो सके। 2 अगस्त 1938 को सरदार पटेल और अबू कलाम आज़ाद, जो इस वक्त ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के सदर थे, सिंध आए और साईं जीएम सैयद से मुलाकात हुई। इन्होंने साईं जीएम सैयद की बातें सुनी मगर कोई खास जवाब नहीं दिया। इसी साल अक्टूबर 1938 में साईं जीएम सैयद की जिना से मुलाकात हुई और इसी साल वो मुस्लिम लीग में शामिल हुए। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस के इजलास में भारत छोड़ो तहरीक क्विट इंडिया मूवमेंट के करारदाद मंजूर हुई,
जिन्ना साहब ने इस तहरीक की मुखालफत की और तासुर दिया कि ये हिंदुओं की एक साजिश है जो मुसलमानों के खिलाफ है। यहीं से साईं जीएम सैयद और जिन्ना के दरमियान इख्तलाफात शुरू हो गए। जिन्ना साहब ने 4 बार कहा कि हम साथ नहीं चल सकते और बार बार साईं से कहा कि मुझे कबूल है। साईं जीएम सैयद ने उनसे कहा कि मुझे कबूल है, मगर जिन्ना हमेशा बहस से पहले महफिल छोड़ जाते। साईं के मुताबिक जिन्ना एक आमराना रवैया रखते थे, अपने फैसले सुनाकर चले जाते थे और अगर कोई मुखालफत करता तो वो नाराज हो जाते। 16 अगस्त 1942 को बम्बई में मुस्लिम लीग वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, जहां क्विट इंडिया करारदाद की मुखालफत में वायसराय से मुआहदा किया गया। साईं जीएम सैयद ने इसकी मुखालफत करते हुए ये गलत है क्योंकि कांग्रेस अंग्रेजों को भारत से निकालना चाहते हैं, ना कि मुसलमानों को। इस पर जिन्ना ने गुस्से में कहा, मैं कांग्रेस से कोई समझौता करने को तैयार नहीं हूं। बिल्कुल इसी तरह जैसे आज पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट सिंधु देश और आज़ाद बलूचिस्तान की आज़ादी की बात पर गुस्से में आ जाते हैं। 3 मार्च 1943 को सिंध असेंबली में पाकिस्तान के क़याम के हक में करारदाद मंजूर हुई, जहां साईं जीएम सैयद ने तकरीर करते हुए सूबाई खुद मुख्तियारी का मुतालबा किया। 25 जून 1945 को शिमला कॉन्फ्रेंस हुई। साईं जीएम सैयद को हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से मुशावरत के लिए बुलाया गया। मिस्टर आसिफ और पंडित JB पंत ने साईं से दरखास्त की कि जिन्ना रुकावट बन रहे हैं, आप इनसे बात करें, क्योंकि अबूरी हुकूमत में मुसलमानों और हिंदुओं को बराबरी की नुमाइंदगी दी जानी थी, मगर जिन्ना वज़्ज़त थे कि सिर्फ मुस्लिम लीग मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है। साईं के मुताबिक जिन्ना बराह रास्त वायसराय से हिदायत लेते थे और कांग्रेस की वर्किंग कमेटी को इसकी खबर नहीं होती थी, जो कि मायूस कुन बात थी। जब साईं जीएम सैयद ने जिन्ना को कांग्रेस से मुफाहमत की तजवीज़ दी तो जिन्ना गुस्से से कहा, सैयद साहब आप हद से बढ़ रहे हैं। साईं ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की वर्किंग और एक्शन कमेटी की रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया और 21 जून 1946 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग से हटकर अपने उम्मीदवार खड़े किए। इन्हें गद्दार इस्लाम जैसे लक़बात से नवाजा गया और मुस्लिम लीग से निकाल दिया गया, जिसके लिए वो पहले से ही तैयार थे। पाकिस्तान आखिरकार वजूद में आया, मगर इसके पीछे जिन्ना की चालाकियां और अंग्रेज़ों की साजिशें थी, जबकि कांग्रेस तकसीम हिंद के खिलाफ थी। लॉर्ड्स माउंटबेटन के सामने जिन्ना ने कहा, मुझे माचिस की डिबिया जितना भी इलाका दे दें, मगर पाकिस्तान बना कर दें। पहले भी हिंदू मुस्लिम फसादात हो चुके थे, लिहाजा इस बार अंग्रेज़ों ने समझा कि तकसीम ही वाहिद हल है और यूं पाकिस्तान बना दिया गया। साईं जीएम सैयद के मुताबिक अगर आप जिन्ना की नीयत को समझना चाहते हैं तो किताब तहरीक पाकिस्तान का एक बाग मुसन्निफ मोहम्मद सिंधा के सफ़ा 66 और 67 और 66 और 67 पर मुलाहिज़ा है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने अपनी किताब इंडिया वंस फ्रीडम में लिखा है, पाकिस्तान का नाम भी मेरी ज़बान से नहीं उतरता। ये क्या कि दुनिया का एक हिस्सा पाक और दूसरा नापाक, लिहाजा मैं कहता हूँ नापाक कुछ नहीं होता। कपड़े भी धोने से पाक हो जाते हैं, मगर नीयतें रियासत पाकिस्तान की नीयत पहले से ही
नापाक थी। ऐसी नीयत को पाक करने के लिए कोई साबुन या सर्फ मैसर नहीं, सिवाय एक इलाज के हम अपना प्यारा वतन इन दरिंदों से आज़ाद करवाएं। इन लोगों ने कुरान और शरीयत के नाम लेकर हमेशा अवाम को धोखा दिया है। हमसे धोखा हुआ है, बलूचिस्तान से धोखा हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा से धोखा हुआ है, कश्मीरियों, गिलगितियों, सिराइकियों से धोखा हुआ है। ये रियासत निज़ाम इस्लाम के तहत सबके हुकूक देगी, पर आज भी कहते हैं कि ये रियासत कलमे की नाम पर बनी है। हो सकता है बनी हो, मगर चलाई तो गैर इस्लामी रवैये से जा रही है। ये पंजाबी एक ज़हर कातिल हैं जो दीन इस्लाम को इस्तेमाल करके दुनिया का अमन बर्बाद कर रहा है। पंजाबियों ने पाकिस्तान के क़याम से लेकर आज तक हर मोहसिन का गला काटा है, इंसानी हुकूक पामाल किए हैं और दीन के नाम पर अवाम को मुसलसल धोखा दिया है। कौन ऐसा शख्स है जिसे सच बोलने की सज़ा ना मिली हो? जिस दिन पाकिस्तान बना, इसी दिन हमारा वतन हमसे छीन लिया गया। हमारा माल, हमारी शनाख्त, हमारे ख्वाब सब इस्लाम के जाली ठेकेदारों के हाथ में चले गए। हमें इसी तरह महसूस करवाया गया जैसे हमारी कोई ज़मीन ही नहीं, हमारे अपने देश से कोई नाता ही नहीं। 1940 की करारदाद पाकिस्तान खुद मुख्तियार रियासत सिंध का वादा था, मगर हमें धोखा दिया गया। इधर बंगाल में शेख मुजीबुर रहमान को गद्दार करार दिया गया और उधर जीएम सैयद को दुश्मन पाकिस्तान कहा गया। अब भी वो कहते हैं कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं और पंजाब सबका बड़ा भाई है, तो फिर इस्लाम के असल विरासत रखने वाले अरब ममालिक आपको भाई क्यों नहीं मानते? वो आपको इमदाद पर क्यों चलाते हैं? और आपने काबे पर भी गोलियां चलाई, ये कौन सी मुसलमानियत है? और आज भी इसराइल को ये तस्लीम करके बैठे हैं। दुनिया आपके किरदार से खूब वाकिफ है। ये मुजालिम, ये मावरा अदालत कत्ल, ये जबरी गुमशुदगियाँ, ये सब कुछ रियासत पाकिस्तान की बदनीयत का अक्कास हैं। साईं जीएम सैयद ने आज़ादी का ऐलान किया और आज सिंध का बच्चा बच्चा इस लाल कुलाड़ी वाले परचम को सीने से लगाए हुए है। जून 1948 में हमारे रहबर साईं जीएम सैयद को पहली बार अपने ही शहर सन में 3 माह के लिए नज़रबंद कर दिया गया और पंजाबी हुक्मरानों का रवैया आज भी वैसा ही है। बस फ़र्क ये है कि अब हमारे लोगों को शहरों से हटकर टार्चर सेल्स और छावनियों में रखा जाता है, जहां इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाकर लाशें हमें वापस दी जाती हैं। ये लोग 14 अगस्त को आज़ादी मनाते हैं और हम इसी दिन को अपनी कौम के लिए काला दिन समझकर मनाते हैं। आज सिंध के वसाइल, कोयला, गैस, तेल, पेट्रोल, मादनियाँ सब पंजाब ले जा रहा है। हमारा कराची पोर्ट पूरी दुनिया से तिजारत करता है, मगर इसकी आमदनी भी पंजाब को जाती है। लाड़काना समेत पूरी सिंध की सनतों को तबाह कर दिया गया है। कराची में गैंगवार और दहशतगर्दी फैलाई गई है, जिसके बाद पूरी सनतें तबाह हुईं और कारोबार फैसलाबाद और दीगर पंजाब के शहरों में मुंतकिल कर दिया गया। अब हमारे पास सिर्फ ज़रई ज़मीन और दरिया सिंध बाकी है, जिस पर भी कब्जा करने के लिए 6 नहरें निकाली जा रही हैं। पूरा सिंध आज सरापा एहतजाज है। पूरी सिंधी कौम आज रोडों पे है। पूरी सिंध ने 10 दिन से पंजाब के आने जाने वाले रास्ते बंद कर दिए हैं और उनकी ये हालत हुई है कि ये सिंध, बलूचिस्तान, पश्तूनख्वा के वसीलों पे चलने वाला मुल्क आज पेट्रोल के लिए भी वहाँ से
10 दिनों में इनको पता चल गया है कि ये लोगों को भी पता चल गया है कि सारी मादनियात सब वसीले मजलूम कौमों के हैं। अब बंद हुए हैं रोड, तो जो है वो पेट्रोल के लिए ही पंजाब परेशान है। सिंधी कौम ने सिंध से पंजाब जाने वाले रास्ते बंद कर दिए हैं, जिससे पंजाब में पेट्रोल की किल्लत हो चुकी है। मगर फिर भी पंजाब अपनी कॉलोनियल ज़हनियत के तहत पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल करके हमारी कौम को तकसीम करने की कोशिश में लगा हुआ है। लिहाजा मैं आज सबके सामने वाज़े ऐलान करता हूँ, हम रियासत पाकिस्तान को नहीं मानते। हम आज़ाद सिंधु देश के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। हम बलोचिस्तान और दीगर मजलूम अक़वाम के साथ लेकर चलेंगे। वक्त आने पर बताएंगे तुम्हें ये आसमां, अब से क्या बताएं कि क्या हमारे दिल में है। जिए सिंधु देश, जिए संग।